नमस्कार दोस्तों, विजय पथ अकेडमी बिलासपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसे कि आपको पता होगा कि हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया की प्लेलिस्ट, और आज का जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है विथ रिस्पेक्ट टू मॉडरेट फेस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या देखा था? इससे पहले हमने देखा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन, है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस किस तरीके से 1885 में बनती है, और उसके बाद जो हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका क्या अप्रोच रहता है विथ रिस्पेक्ट टू आवर फ्रीडम स्ट्रगल, वो आज हम देखने वाले हैं। तो मॉडरेट फेज आज हम देखने वाले हैं, जो कब से कब तक का चला था? 1885 से लेकर के 1905 तक का चला था। ये बेसिकली अर्ली फेज था कि किस तरीके से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी आइडियोलॉजी शेप हुई। ये एक ऐसा फेज था जिसमें जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं जा रहे थे। वो क्या कर रहे थे? थोड़े सॉफ्ट हार्टेड थे, है ना। और उनका इंटेंशन जो था वो फ्रीडम नहीं था, उनका इंटेंशन बहुत सारी अलग अलग चीजें थी जो आज हम देखेंगे। तो कहीं ना कहीं वो इंडियनाइजेशन करना चाहते थे गवर्नमेंट जॉब्स का, कहीं ना कहीं वो अपना रिप्रेजेंटेशन जो है वो चाहते थे। एक एक चीज आज हम देखने वाले हैं मॉडरेट फेज ऑफ 1885 टू 1905 तक। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे हम देखेंगे हु वर मॉडरेट्स। मॉडरेट्स कौन थे? ठीक, तो देखिए दे वर द अर्ली लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जो आईएनसी का गठन हुआ था, आईएनसी का गठन हुआ था आपका 1885 में। अगर हम डेट की बात करते हैं तो 28 दिसंबर 1885 को इनका गठन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और वो क्या थे? अर्ली लीडर्स थे, अर्ली नेतृत्व करता थे किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो मॉडरेट्स थे वो। ठीक है, हु बिलीव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, पीसफुल प्रोटेस्ट, पेटिशंस एंड डायलॉग्स। तो जो मॉडरेट्स नेता थे हमारे, वो किस पे बिलीव करते थे, किस पे विश्वास करते थे? संवैधानिक तरीकों पे वो विश्वास करते थे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या गैर संवैधानिक तरीकों पे वो विश्वास नहीं करते थे। वो क्या चाहते थे? पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते थे, वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे, है ना। आराम से वो पीसफुल तरीके से अपनी बात जो है वो कहना चाहते थे। इसके साथ ही साथ वो पेटिशंस पे बिलीव करते थे कि भाई हमको किसी चीज की जरूरत है तो हम पेटिशन दें ब्रिटिश गवर्नमेंट को, एंड उसके बाद वो जो है एक्शन ले। एंड इसके साथ ही साथ में वो बातचीत पे विश्वास करते थे, वो लड़ाई झगड़े पे विश्वास नहीं करते थे। ब्रिटिशर्स के साथ वो बातचीत करना चाहते थे विद द ब्रिटिश फॉर द रिफॉर्म्स। तो जो भी सुधार लाने हैं वो बातचीत के जरिए वो लाना चाहते थे। ठीक है, नॉट इमीडिएट इंडिपेंडेंस। मैंने आपको बताया कि वो आजादी तुरंत जो इमीडिएट इंडिपेंडेंस है या तत्कालीन जो आजादी है वो नहीं चाहते थे। ठीक है, तो आपको समझ में आया ये मॉडरेट्स कौन थे? तो हम नटशेल में बोल सकते हैं कि मॉडरेट्स ऐसे व्यक्ति थे या ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स थे जो डायरेक्ट इंडिपेंडेंस नहीं चाह रहे थे, वो पीसफुल तरीकों से अपनी बात को मनवाना चाह रहे थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर की पर्सनालिटीज के बारे में बताया गया है कि मॉडरेट्स एक्चुअली में कौन कौन लोग थे या कौन कौन पॉलिटिकल लीडर्स थे, और उन्होंने क्या क्या अपना योगदान जो है वो दिया था। ठीक, तो देखिए सबसे पहले नाम आता है दादा भाई नवरोजी का। ये 3 टाइम प्रेसिडेंट भी रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो आप समझ सकते हैं कि दादा भाई नवरोजी कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले नाम इनका आता है दादा भाई नवरोजी। तो दादा भाई नवरोजी क्या कहलाते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। व्यापम के एग्जाम्स हो गए या पीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम्स हो गए, इसमें पूछता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। तो हमको ये आंसर अब पता हो गया कि किसे कहा जाता है, दादा भाई नवरोजी को। तो ही इज नोन एज अ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ये किसके द्वारा प्रोवाइड करवाई गई थी? दादा भाई नवरोजी के द्वारा ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी गई थी। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी बेसिकली ये बताती थी कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से हमारे इंडिया को लूट रहे हैं, किस तरीके से हमारा ही पैसा वो जा करके अपने देश में लगा रहे हैं और वहां इन्वेस्टमेंट करके वहां का बेनिफिट अगेन यहाँ ला करके जो है वो कर रहे हैं।
तो बेसिकली ड्रेन हो रहा है, जो भी वेल्थ है उसका क्या हो रहा है, ड्रेन हो रहा है, और धीरे धीरे हमारा देश जो है वो खोखला होते जा रहा है। तो ये किसने बताया था, ये बताया था दादा भाई नवरोजी ने। ठीक है, फर्स्ट इंडियन पीएम इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्ट कि ये क्या थे, पहले इंडियन एमपी थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के। तो मैंने पीएम बोल दिया था, वो क्या थे, एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पहले इंडियन एमपी कौन थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो आपका आंसर होना चाहिए दादा भाई नवरोजी। देखिए सेकेंड जो मॉडरेट लीडर थे हमारे, वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ठीक है, अब गोपाल कृष्ण गोखले क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ही वॉज मॉडरेट थिंकर, उनका जो आइडियोलॉजी था, उनका जो थॉट प्रोसेस था, वो मॉडरेट पॉलिटिक्स की तरफ ज्यादा इंक्लाइन था। इसके साथ ही वॉज फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो हम जब 19th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो बहुत सारी सोसाइटीज फॉर्म की गई थी, जिसमें से एक थी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो 1905 में क्रिएट करी गई थी। तो ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा लाया गया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लाया गया था। ठीक है, ये भी एक मॉडरेट लीडर थे। इसके बाद देखिए फिरोज शाह मेहता जी। तो ये जो फिरोज शाह मेहता जी थे, ही वॉज द प्रोमिनेंट बॉम्बे लॉयर। तो ये क्या थे, बॉम्बे में एक वकालत करते थे, वकील थे वो, एंड इन्हें और क्या कहा जाता है, लायन ऑफ बॉम्बे भी कहा जाता है। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट कि इसे इन्हें क्या कहा जाता है, लायन ऑफ बॉम्बे भी कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड नेक्स्ट देखेंगे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हमने जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस बने थे 1885 से पहले, उसमें हमने देखा है कि ये इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया था, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ठीक है, जो बाद में जाकर के इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में मर्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जी थे, इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनाया था 1876 का, एंड ये आईएनसी के गठन से पहले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एसोसिएशंस में से एक है, जो किसने बनाया था, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने बनाया था। उसके बाद हम देखेंगे एमजी रानाडे। एमजी रानाडे भी एक जो थे वो मॉडरेट लीडर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, सपोर्टेड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाया ब्रिटिश कोलैबोरेशन। मतलब वो ब्रिटिशर्स से युद्ध नहीं चाहते थे, वो बस ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स हमको हेल्प करें, और हेल्प करने के साथ साथ उनका जो है वो क्या हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, हमारे देश का वो आर्थिक विकास चाहते थे। ठीक है, ये यहाँ तक समझ आया। अब देखेंगे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भी कहीं ना कहीं मॉडरेट पर्सनालिटी थे। ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1887। ठीक है, तो हमको ये पॉइंट याद रखना है कि बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट या अध्यक्ष थे किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो कब हुआ था 1887 में। तो देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो हर साल उसका क्या बोल सकते हैं हम, एक बेसिकली आईएनसी का हर साल जो है वो सेशन होता था, और 1885 के बाद हर साल दिसंबर में ये सेशन जो है होने लग गए थे। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए 1887 का सेशन भी हुआ था, और उस सेशन में जो अध्यक्षता करी थी वो किसने की थी, बदरुद्दीन तैयब जी ने। ठीक है, तो देख लीजिए ये सभी लीडर्स हैं, ये सभी लीडर्स मॉडरेट पॉलिटिकल लीडर्स हैं, और इनके जो एक दो चीजें हैं, है ना, वो डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमने लीडर्स तो देख लिए कि कौन कौन से लीडर्स थे, मॉडरेट्स लीडर्स। अब इनका डिमांड क्या था, है ना, ये चाहते क्या थे। तो बेसिकली देखिए एरिया ऑफ डिमांड्स अगर बोलेंगे तो पॉलिटिकल क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में वो क्या चाहते थे। देखिए इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीयों
का रिप्रेजेंटेशन जो है वो कहीं ना कहीं चाहते थे। इसके साथ ही साथ एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का वो एक्सपेंशन चाहते थे। एक्सपेंशन का तात्पर्य है कि वो ज्यादा से ज्यादा इंडियन लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री दिलवाना चाहते थे। इसके साथ ही साथ में जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से उनकी पावर्स को अलग करना चाहते थे। ये हम पॉलिटी में भी पढ़ते हैं कि देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर, तो ये चीज भी वो कहीं ना कहीं डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में वो क्या चाहते थे, इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। क्या चाहते थे, इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, मतलब कि सिविल सर्विसेज में ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति जो हो वो कौन हो, भारतीय हो। ठीक है, इसके बाद देखिए साइमल्टेनियस आईसीएस एग्जाम्स इन इंग्लैंड एंड इंडिया, ये भी चाहते थे वो। देखिए जो पहले इंडियन सिविल सर्विसेज होती थी ना, वो केवल और केवल इंग्लैंड में होती थी। जैसे हम अभी आईएएस के एग्जाम देते हैं, है ना, यूपीएससी के अंतर्गत जो भी एग्जाम्स होते हैं, तो पहले ये जो इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम्स होता था वो सभी कहाँ पर होता था, इंग्लैंड में होता था। तो इनकी ये डिमांड थी कि आईसीएस का एग्जाम इंग्लैंड के साथ साथ कहाँ पर होना चाहिए, इंडिया में भी कंडक्ट करवाना चाहिए। ठीक है, ये था। इसके बाद में हम आर्थिक क्षेत्र में देखेंगे, इकोनॉमिक एरिया में क्या इनका डिमांड था, रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू। तो जो लैंड रेवेन्यू था उसको वो क्या करना चाहते थे, कम करवाना चाहते थे। एंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स, जो भी क्या बोल सकते हैं, मिलिट्री में जो भी खर्चे होते थे उन्हें कहीं ना कहीं वो रिड्यूस करना चाहते थे। ठीक है, एंड टू द ड्रेन ऑफ वेल्थ, प्रमोशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो वो और क्या चाहते थे आर्थिक क्षेत्र में, कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, ठीक है, जो हमारे पैसे हमारे ही देश से बाहर जा रहे हैं और वो हमको कोई लाभ नहीं दे पा रहे हैं, उस चीज का जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। इसके साथ ही साथ में वो क्या चाहते थे, इंडियन इंडस्ट्रीज को भी प्रमोट करना चाहते थे। क्यों, क्योंकि जैसे ही ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल लिया था हमारे इंडिया का, वैसे ही इंडियन इंडस्ट्री पूरी तरीके से खत्म होती जा रही थी। मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप नहीं हो पा रही थी। इंडियन इंडस्ट्रीज को बाहर यूरोपीय देशों में अपने सामान को लाने की अनुमति नहीं थी और इंडियन इंडस्ट्रीज का बहुत बुरा हाल था उस समय। तो यहाँ पर ये यही चाहते थे कि हमारी इंडियन इंडस्ट्री, हमारे जो भारतीय उद्योग हैं वो क्या हो, और ज्यादा बेहतर हो, प्रमोट हो। ठीक है, अब देखिए सोशल एंड लीगल लेवल पर वो क्या चाहते थे, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, मतलब वो शिक्षा को स्प्रेड या फैलाना चाहते थे, उसका फैलाव चाहते थे। स्पेशली फीमेल एजुकेशन, मतलब कि ज्यादातर फोकस इनका कहाँ रहता था, महिलाओं को शिक्षण देने में रहता था। प्रोटेक्टिंग या प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस, मतलब कि वो सिविल राइट्स के प्रोटेक्शन की यहाँ पर बात करते थे। इसके साथ ही साथ में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस की बात करते थे कि हमको जो है अधिकार होना चाहिए, हम जो भी चाहें वो कह सके और जो भी चाहें वो छाप सके, या प्रेस का फ्रीडम कहीं ना कहीं वो डिमांड कर रहे थे। ठीक है, अब बाकी और कुछ चीजें थी, जैसे कि वेलफेयर ऑफ पीजेंट्स। पीजेंट्स मतलब किसान जो होते हैं उनका वेलफेयर चाहते थे, उनको और उनका जो स्थिति है वो उसमें सुधार चाहते थे। ठीक है, रेलवेज एंड इरिगेशन, डेवलपमेंट, बेटर वर्किंग कंडीशन फॉर लेबर्स, तो ये सब चीजें वो चाहते थे। मतलब कि किसानों का जो है वो विकास चाहते थे, लेबर्स का विकास चाहते थे, ठीक है, इरिगेशन डेवलपमेंट चाहते थे, ये सब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं ओवरऑल चाहते थे। ये तो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो की एरियाज थे जिनका वो डिमांड कर रहे थे, या जिन एरियाज में वो सुधार चाहते थे। ठीक है, तो आप समझिए इसमें कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि वो इंडिपेंडेंस चाहते थे या वो ये बोल रहे थे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, है ना। तो उनका यही स्टार्टिंग में उनका यही डिमांड रहता था कि भाई आप इंडियनाइजेशन कर दो सिविल सर्विसेज का, है ना, इंग्लैंड की जगह इंडिया में आप सिविल सर्विसेज कंडक्ट करवाओ, है ना, हमारे लेबर्स का स्थिति को सुधारो, रेलवेज की स्थिति को सुधारो, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दो हमको। इस तरीके का कहीं ना कहीं उनका ये डिमांड रहता था। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा कि इनका एक्चुअली में माइंडसेट कैसे था। अब देखिए मॉडरेट मेथड्स,
तो जो मॉडरेट लीडर्स थे हमारे, जैसे दादा भाई नवरोजी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले, तो इनका तरीका क्या था? इतने सारे वो डिमांड हमने अभी देखे पिछले स्लाइड्स में, तो इन डिमांड्स को वो पूरा कैसे करवाना चाह रहे थे ब्रिटिशर्स से, ठीक है? तो पेटिशंस, वो पेटिशंस के थ्रू डिमांड पूरा करवाना चाहते थे। रिजोल्यूशंस, डेप्यूटेशंस, पैम्पलेट्स, मेमोरेंडम, स्पीचेस इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो इन तरीकों से वो क्या करवाना चाहते थे? अपने डिमांड्स को पूरी करवाना चाहते थे। इसमें कहीं भी आप देख सकते हैं कि लड़ाई झगड़ा जैसा आपको कुछ नहीं दिख रहा, बहुत ही शांति प्रिय व्यक्ति होते थे मॉडरेट, तो वो आसानी से पीसफुल तरीकों से अपनी डिमांड जो है वो पूरी करवाना चाहते थे, ठीक है? अब देखिए लास्ट हम देख लेते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडरेट्स, ठीक है? तो मॉडरेट्स के क्या क्या ऐसे उनकी जो पॉलिटिक्स थी, उनके क्या क्या लूप होल्स रहे कि वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो देखिए, कॉल्ड पॉलिटिकल बेगर्स, देखिए ये लाइन समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको पॉलिटिकल बेगर्स कहा गया बाय एक्सट्रीमिस्ट। तो जैसे हमने अभी मॉडरेट्स पढ़ा, वैसे आगे वाले आने वाले सेशन में हम एक्सट्रीमिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उन्होंने इन मॉडरेट्स को क्या कहा था? पॉलिटिकल बेगर्स कहा था। टू सॉफ्ट ऑन ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिशों के लिए ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट व्यवहार कर रहे थे। फेल्ड टू अचीव कंक्रीट रिजल्ट, ओवरली रिलायंट ऑन ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस, मतलब देखिए वो जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको ये लगता था कि जो मॉडरेट्स हैं दे फेल्ड टू अचीव कॉन्क्रीट रिजल्ट्स, मतलब वो अच्छे परिणाम लाने में जो है वो असफल रहे हैं। इसके साथ ही साथ में वो ये भी बोलते थे कि ब्रिटिश जस्टिस के ऊपर में जो मॉडरेट्स हैं उनका कुछ ज्यादा ही विश्वास जो है वो रहा है, ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं था। इसमें आपको ये लाइन याद रखना है कि एक्सट्रीमिस्ट ने इनको पॉलिटिकल बेगर कहा था, ठीक है? और इन्होंने ये भी कहा था कि ब्रिटिशर्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा इनका सॉफ्ट हार्टेड है, कहीं ना कहीं ये जो क्रोध की जरूरत है वो क्रोध ये नहीं लेकर के आ पा रहे हैं, ठीक है? इसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो ये देखेंगे हम बेसिकली कि जैसे जैसे मॉडरेट्स 1905 में, है ना, 1905 तक इनका फेस रहा और ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट जो है वो नहीं दे पाए। और उसके कारण हुआ क्या कि एक नए जो है वो गठन, एक नए आइडियोलॉजी का जो है वो डेवलपमेंट होता है, जिसे हम कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट। क्या कहते हैं? एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, ठीक है? तो ये हम देखेंगे कि 1905 में क्या हुआ, बाद में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है? अब ये स्वदेशी मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ था ये हम आगे आने वाले सेशंस में डिटेल में देखेंगे कि बंगाल का पार्टीशन हुआ और उसके बाद कहीं ना कहीं जो मॉडरेट पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे हमारा देश उतना खुश नहीं था, तो एक नई आइडियोलॉजी का जन्म हुआ जिसे हम कहेंगे एक्सट्रीमिस्ट। अब ये जो है वो बहुत ज्यादा इनकी आइडियोलॉजी से विपरीत काम कर रहे थे, ठीक है? तो इसे हम अच्छे से चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा, जिसमें हमने देखा कि मॉडरेट पॉलिटिक्स क्या थी, कौन कौन से लीडर्स रहे और क्या क्या उनकी की डिमांड्स थी। इसके साथ ही साथ हमने देखा कि क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडरेट पॉलिटिक्स क्या थी, किस लिए हमें एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी या एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स की जरूरत पड़ी। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको कोई सेशन पसंद आता है तो उसमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट होता है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।